हमारे देश भारत में कुल 34 नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, जिनमें 12 गवर्नमेंट बैंक्स हैं और बाकी 22 प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। इसके अलावा 56 रीजनल रूरल बैंक्स हैं, 1485 अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स हैं और 96 से ज़्यादा रूरल कॉर्पोरेटिव बैंक्स हैं। भारत के बैंक्स में करीब 160 करोड़ खाते खुले हुए हैं और आज ये सभी बैंक्स 80% से ज़्यादा इंडियंस तक पहुंच बना चुके हैं। एक अनुमान के अकॉर्डिंग इंडियन बैंक्स के एसेट्स करीब 213 लाख करोड़ रुपए के हैं और ये एसेट्स कहीं ना कहीं भारत के लोगों के ही हैं। इंडिया जैसे ह्यूज देश के फाइनेंशियल सिस्टम को स्मूथली चलाने के लिए बैंक्स का एक बहुत बड़ा रोल है। पर क्या आज बैंक्स में पैसे रखना एक सही ऑप्शन है? इसका जवाब हाँ और ना दोनों में दिया जा सकता है। भारत का एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा है जिसकी फाइनेंशियल नॉलेज बहुत वीक है। उन्हें पैसा ग्रो नहीं करना होता, बल्कि वो सिर्फ उस पैसे की सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं। इन लोगों के लिए बैंक्स की सेविंग पर मिलने वाले 2 से 3% का इंटरेस्ट और एफडी जैसे प्रोडक्ट्स का 5 से 6% का इंटरेस्ट ही काफ़ी होता है। लेकिन बदलते ज़माने में जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट की ओर जा रहे हैं और शेयर मार्केट के जरिए अपने पैसे पर 12 से 15% का इंटरेस्ट कमा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी कम होते हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें भारत की इन्फ्लेशन रेट की, तो ये 7% से हमेशा ऊपर ही रही है। ऐसे में अगर कोई पर्सन बैंक में एफडी करवाता है, तब भी उसका पैसा कहीं ना कहीं जंग ही खा रहा होता है। फिर सेविंग अकाउंट की तो बात करना ही बेकार है। खैर, बैंक्स में पैसे रखना या ना रखना ये किसी इंसान की पर्सनल चॉइस होती है, वो अपना डिसीजन सोच समझ कर ही लेता है। पर बैंक्स में सिर्फ पैसे डिपॉजिट और विड्रॉ करने का ही खेल नहीं होता, बल्कि बैंक्स प्रॉफिट के लिए अपने कई प्रोडक्ट्स को भी सेल करता है और यहाँ पर खेला जाता है भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाने का असली खेल। कितनी बार जब हम बैंक में जाते हैं तो वहाँ के एम्प्लॉयज हमें कोई ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी चिपकाने की कोशिश करता है। अगर हम बात करें इंश्योरेंस की, तो ये आज हमारी लाइफ को सिक्योर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे लिए सही है और कौन सी हमें जिंदगी में कभी भी काम नहीं आने वाली है, ये फैसला ज्यादातर लोग बैंक एम्प्लॉयज पर ही छोड़ देते हैं और फिर ये बैंक के एम्प्लॉयज बैंक का प्रॉफिट बनाने में लग जाते हैं। एज अ रिजल्ट ये बैंक्स लोगों को ज्यादा से ज्यादा यूएलआईपी पॉलिसीज बेचने की कोशिश करता है। यूएलआईपी यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। अगर इसे मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो इसका प्रीमियम काफी ज्यादा होता है, पर ये एक मनी बैंक पॉलिसी होती है, यानी कस्टमर को लंबे समय के लिए इंश्योरेंस मिल जाता है और बाद में उनके पैसों को कुछ ज्यादा करके उन्हें वापस लौटा भी दिया जाता है। इसके अपोजिट टर्म इंश्योरेंस होता है। टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम काफी कम होता है पर पैसे वापस नहीं मिलते। इनके बीच का एक बड़ा डिफरेंस ये भी है कि इंश्योरेंस अमाउंट जो यूएलआईपीज में बहुत कम होता है, वहीं पर टर्म इंश्योरेंस में ये बहुत ज्यादा होता है। एक इंश्योरेंस हमारे लिए तभी बेस्ट है जब हमारी फैमिली को उससे बड़ा प्रॉफिट हो और ऐसे में इंडिया में टर्म इंश्योरेंस को ही सबसे बेस्ट माना जाता है। पर बैंक्स एम्प्लॉयज को और इंश्योरेंस के एजेंट्स को यूएलआईपी पॉलिसीज को बेचने में ज्यादा कमीशन देता है और इसीलिए वो लोगों को यही चिपकाने की कोशिश करते रहते हैं। आप पहले साल का जो भी प्रीमियम भरते हैं उसमें से 10 से 35% तक की कमीशन इन बैंक एम्प्लॉयज और इंश्योरेंस एजेंट्स को सीधे तौर पर मिल जाती है। मतलब अगर आप साल का 10,000 रुपए का प्रीमियम भरते हैं तो 1000 से 3500 रुपए सीधे सीधे इन बैंक के एम्प्लॉयज और इंश्योरेंस एजेंट्स की जेब में चला जाता है। साथ ही पहले साल के बाद आपके हर प्रीमियम का 2 से 5% हमेशा के लिए इनकी जेब में रह जाता है। यानी कि इन बैंक के एम्प्लॉयज और इंश्योरेंस के एजेंट्स को आपको सिर्फ एक ही बार बेवकूफ बनाना है और फिर इनकी जिंदगी भर की कमाई शुरू हो जाएगी। आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज की टर्म एंड कंडीशन की भी ये लोग आधी अधूरी जानकारी देते हैं और ये तो कभी भी जिक्र नहीं करते कि भाई आपके जाने के बाद आपकी फैमिली क्या क्लेम करेगी। इसका रिजल्ट ये होता है कि एक्चुअल क्लेम के समय कोई ना कोई बहाना करके ये इंश्योरेंस अमाउंट को कम कर देते हैं या फिर क्लेम को रिजेक्ट ही कर देते हैं और इसी वजह से ये बैंक्स अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस तरह के एजेंट्स को रखते हैं। ये एजेंट्स अपनी रीच के दम पर बैंक्स के प्रोडक्ट को सेल करते हैं और कभी कभी आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव्स और आपके फ्रेंड्स को भी आपके पास एफडी, आरडी या इंश्योरेंस करवाने के लिए कह देते हैं। ये लोग आपको इन स्कीम्स के फायदे बताते हैं और बैंक्स में पूरा डॉक्यूमेंटेशन कराने में भी हेल्प कर देते हैं। पर रियलिटी में क्या ये आपकी हेल्प करने के लिए ऐसा करते हैं? दरअसल इसके बदले में बैंक इन्हें कमीशंस देता है जो अल्टीमेटली कस्टमर के प्रॉफिट से ही डिडक्ट होती है। ये कमीशंस जनरली 2 से 5% के होते हैं, यानी कि 1 लाख की एफडी पर 2 से 5,000 रुपए सीधा सीधा इनकी जेब में चला जाता है और ये बैंक नहीं है जो इन्हें पे करता है, बल्कि इनडायरेक्टली आप उन्हें पे कर रहे होते हैं। और ये एजेंट्स अक्सर अपने प्रॉफिट के लिए हमें बेवजह स्कीम्स चिपकाते रहते हैं और मजे की बात तो ये है कि हम उनसे अपने फैमिली रिलेशन और सोशल रिलेशनशिप के चलते कुछ कह भी नहीं पाते हैं और यही एकमात्र इन एजेंट को हायर करने के पीछे बैंक्स का मकसद होता है। अब जरा लिंक्डइन पर मौजूद इस आर्टिकल को देखो। यहाँ पे गुरमीत सिंह नाम के एक इंसान ने अपने साथ हुए फ्रॉड के बारे में बताया। वो 10,000 रुपए का अपना चेक कैश करवाने के लिए एक बैंक में जाता है और बैंक के द्वारा उसे 100 रुपए का एक बंडल दे दिया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बैंक के हर एक बंडल में 100 रुपए के नोट्स होते हैं। अब क्योंकि ये बंडल सील होते हैं तो हमें लगता है कि बैंक ने अगर हमें कोई बंडल दिया है तो उसमें 100 ही नोट होंगे, पर गुरमीत सिंह के केस में ऐसा नहीं हुआ। उनके बंडल में सिर्फ 95 नोट्स निकले। ये पता पड़ने के तुरंत बाद वो बैंक जाता है, अपनी शिकायत करता है, पर बैंक एम्प्लॉइज उसे उसी की मिस्टेक बताकर गलत साबित कर देता है। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁੱਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸੀਲ ਲੱਗੀ ਦੇਖ ਕੇ
ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਕਢਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੈਸੇ, ਬਟ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬੰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁੱਟੀ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੀਲ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਗੁੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਗਿਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ सके। गुरमीत सिंह की तरह ऐसा फ्रॉड कई लोगों के साथ हो चुका है। कुछ बैंक के एम्प्लॉइज इन बंडल से नोट निकाल लेते हैं और लापरवाही के चलते कस्टमर्स इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। जब भी आप सरकारी बैंक्स में, खासतौर पर SBI में जाते हैं, तो वहाँ के एम्प्लॉइज अक्सर लंच ब्रेक के बहाने आपका काम टाल देते हैं। हाँ मैडम, आप कब आए थे? सुबह 10 बजे आए थे ना? अभी तक यहाँ कोई नहीं बैठा। आप भी 10 बजे आए थे? उससे भी पहले आए थे? 10 से भी पहले? अच्छा, कितने बजे? सुबह 9 बजे से इधर हो? अच्छा, आज क्या तारीख है? 13 तारीख है ना आज? हाँ, और ये टाइम हो रहा है 12:15 पे। ये SBI जलीलपुर। हाँ, आप देख ही रहे हैं। पर आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि RBI की गाइडलाइन के अनुसार बैंक्स में लंच ब्रेक जैसा कुछ भी नहीं होता है। बैंक्स के सारे एम्प्लॉइज एक साथ लंच करने नहीं जा सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय लंच कर रहा है तो उसकी जगह काउंटर पर एक दूसरा इंसान जरूर होना चाहिए। पर भोले भाले इंडियंस को ये बैंक वाले लंच ब्रेक के नाम पर अक्सर घंटों तक वेट करवा देते हैं। अगर हम बात करें ATMs की, तो कोई भी बैंक अपना ATM ऐसे ही बंद करके नहीं रख सकता है। ये बैंक की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके ATM पर हमेशा इनफ कैश हो और उनके ATM सही ढंग से काम कर रहे हो। अगर बैंक किसी वजह से ऐसा नहीं कर पाती है तो RBI उन पर पेनल्टी लगवाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें उस प्रोडक्ट की जिससे बैंक सबसे ज्यादा कमाई करता है, तो वो है लोन्स। जो पैसा हमसे डिपॉजिट फॉर्म के रूप में बैंक लेते हैं, वही पैसा वो किसी और इंसान को लोन के रूप में दे देते हैं। एक तरफ जहां हमें कम इंटरेस्ट दिया जाता है, तो लोन लेने वाले इंसान पर हाई इंटरेस्ट लगा दिया जाता है। अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसके सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट लगभग 2.7% का होता है और FD का इंटरेस्ट रेट तकरीबन 6.1% का होता है, जबकि SBI बैंक की होम लोन की इंटरेस्ट रेट तकरीबन 8.5 से 12.3% की होती है। अब ये स्कैम है या नहीं, ये तो पता नहीं है, पर ये बिजनेस तो जरूर है। स्कैम तो तब होता है जब लोन लेने वाले इंसान को लोन की टर्म्स एंड कंडीशन सही से समझाई ही नहीं जाती हो। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लोन 2 प्रकार के इंटरेस्ट पर लिया जाता है। पहला होता है फिक्स इंटरेस्ट पे और दूसरा होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट पे। अब मान लीजिए कि आज आपको 8% की रेट पर लोन दिया गया है, चाहे वो पर्सनल लोन हो या फिर होम लोन हो, तो जो फिक्स इंटरेस्ट होगा वो लोन की पूरी अवधि तक 8% का ही होगा। पर फ्लोटिंग इंटरेस्ट में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट फ्लक्चुएशन के अनुसार घटता है, बढ़ता रहता है। भारत जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट हमेशा घटता है, जिससे कि लोन लेने वाले इंसान को लॉन्ग टर्म में कम पैसा चुकाना पड़े। लेकिन फिक्स इंटरेस्ट रेट पर लोन देने पर बैंक एम्प्लॉइज को ज्यादा कमीशन मिलता है और इसीलिए ये बैंक के एम्प्लॉइज और ये एजेंट्स कस्टमर की लाइफ और फाइनेंस को ताक पर रखकर अपने प्रॉफिट के लिए उन्हें गुमराह कर देते हैं। अब फाइनली बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। ये बेसिकली स्पेंड नाउ पे लेटर का फॉर्मूला है। आप आज इसकी मदद से कोई भी चीज खरीद सकते हैं और उसकी पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड के बिल के रूप में महीने के अंत में या एक निश्चित डेट पर कर सकते हैं। हमारे देश में करीब 7 करोड़ क्रेडिट कार्ड अब तक इशू किए जा चुके हैं। अब ये कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, पर लोग इसके असल फायदे को समझते नहीं है। क्रेडिट कार्ड इमरजेंसी के समय पर इस्तेमाल करने के लिए होता है। इन बैंक्स ने क्रेडिट कार्ड को इतना ल्यूक्रेटिव बना दिया है कि अब लोग इसे फैशन समझने लग गए हैं। बैंक के द्वारा क्रेडिट कार्ड की टर्म्स एंड कंडीशन को भी घुमा फिरा के बताया जाता है। अब पहले तो लोग क्रेडिट कार्ड के फायदे, ऊपर से बैंक के डिस्काउंट्स और रिवॉर्ड के लालच में आकर ज्यादा शॉपिंग कर लेते हैं और फिर बाद में सही टाइम पर उस पैसे को चुका नहीं पाते हैं। और जब कस्टमर्स टाइम पे अपना पैसा नहीं चुका पाते हैं, इसके बाद बैंक का असली खेल शुरू होता है। कस्टमर्स जो कि क्रेडिट कार्ड लिमिट को अपनी यूज कर चुके हैं, इस अमाउंट पर बैंक्स नॉर्मली दोगुना इंटरेस्ट लगाते हैं, जिसे चुकाने के लिए कस्टमर्स को कई बार तो दूसरा लोन लेना पड़ता है और इस तरह वो डेब्ट के ट्रैप में फंस जाते हैं। इससे कस्टमर का क्रेडिट कार्ड स्कोर बिगड़ जाता है और फ्यूचर में कोई दूसरा बैंक उन्हें लोन नहीं देता है। अब कहने वाले तो ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर बैंक्स की कम और कस्टमर की गलती ज्यादा होती है, पर जब बात पैसे की होती है तो कोई भी इंसान बैंक्स के पास सिर्फ इसलिए नहीं जाता क्योंकि बैंक्स उनके लिए एक सिक्योर फाइनेंशियल सिस्टम है। इंडियन बैंक जैसे कि पंजाब नेशनल, IDBI बैंक, यस बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन्हें सर्विसेज के मामले में इंडिया का सबसे घटिया बैंक माना जाता है। अगर ये बैंक से कस्टमर को फाइनेंशियली लूटने लग जाए तो भारत जैसे देश का एक बड़ा वर्ग कभी भी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो पाएगा।